Good morning, students. Good morning, students. In last class, we have discussed about the chapter 4th, the Central Islamic Land. We were discussing the chapter, the Central Islamic Lands. In that class, we have discussed how the Islam emerged in which area, who were the establisher of Islam, what were his teachings, from which community he belongs, from which background he belongs. So all of the things we have discussed in the previous class. So students, now in this class, in this part, we will discuss about the next, a step ahead about the Islam. सो स्टूडेंट्स, एक बार हम वापस रिवाइज कर लेते हैं, हम देखते हैं कि इस्लाम क्या है. इस्लाम ए रिलीजन, ए बिलीफ सिस्टम which was emerged in 612 AD. क्वेश्चन पूछा जा सकता है, when the Islam emerged in 612 AD, यानी 612 AD के अंदर इस्लाम क्या हुआ, इमर्ज हुआ. किसने इसको एस्टेब्लिश किया? प्रॉफेट मोहम्मद. कहाँ किया ये भी देखना है हमको. मक्का में. ठीक है. इस्लाम के 5 पिलर्स हमने देखे थे. कौन कौन से थे आपको याद होंगे. फर्स्ट इज़ द शहादा. शहादा का मीनिंग होता है देयर इज़ ओनली वन गॉड अल्लाह एंड प्रॉफिट इज़ मैसेंजर. दूसरा है ज़कात. ज़कात का मतलब होता है दान देना, डोनेशन इन द स्पेशल और प्रेस्टिजियस और द सेक्रेड मंथ्स. ठीक है, 2 हो गए. थर्ड इज़ द नमाज, 5 टाइम नमाज इन अ डे. हज मीन्स इन ए लाइफ टाइम वन पिलग्रिमेज टू द मक्का और मदीना, हज हो गया. एंड वन इज़ द रोज़ा. रमज़ान के महीने में फास्टिंग रखना, रोज़ा एक बार साल में एक, या इंडिया वालों के लिए लाइफ टाइम में एक बार तीर्थ यात्रा करना, हज हो गया. नमाज लाइफ पूरे दिन में 5 बार नमाज करना. शहादा देयर इज़ ओनली वन गॉड एंड प्रॉफिट इज़ मैसेंजर. तो प्रॉफिट ही हो गए. इसके बाद क्या हुआ है कि इन्होंने कम्युनिटी डेवलप की जिसको बोला गया उम्मा. उम्मा जो लोग इस्लाम को प्लस प्रॉफिट की सुपरमेसी को एक्सेप्ट करते थे. प्रॉफिट्स सुपरमेसी एक्सेप्ट करते थे. ठीक है, उम्मा हो गई कम्युनिटी. जो उम्मा के मेंबर थे वो क्या बन गए? मुस्लिम्स. या जिन्होंने ये 5 चीज़ें अपने आप को ले लिया उनको बोला. हमने एक टर्म देखी थी काबा. काबा क्या है? सेक्रेड प्लेस, जहाँ पर जो इनकी पुराने जो कबीले थे, कबीलाज जो कबीला थी, इनके श्राइन थे जहाँ पर इनके अलग अलग सनम थे. सनम का मतलब हर एक कबीले का, हर एक कम्युनिटी का एक इंडिविजुअल गॉड या गॉडेस होता था. गॉड और गॉडेस, इसको बोला गया सनम. तो यहाँ पर काबा में ही होता था. एक टर्म आई है हज़्र, एक टर्म आती हिज्र. याद रखना है क्या टर्म है वो, हिज्र. हिज्र का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स कि यहाँ से मैं कंटिन्यू करता हूँ. मक्का के अंदर उन्होंने क्या किया, एस्टेब्लिश किया. आप लोगों को दिख रहा होगा कि मक्का में उन्होंने क्या किया, इस्लाम को एस्टेब्लिश किया. ठीक है. तो मक्का के अंदर क्या हुआ स्टूडेंट्स की, जो इनको फॉलो करते थे, दोज हु फॉलो द प्रॉफिट मोहम्मद, उन्होंने इनको एक्सेप्ट किया. बट क्या होता है ना, कभी कभी खूब सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो इनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं. तो जिन्होंने इनको अपोज़ किया उन्होंने क्या किया, इनको वहाँ से भगा दिया यानी इनको वहाँ से जाना पड़ा छोड़ के. इतना अपोजिशन ज़्यादा होने लगा. तो यहाँ से ये कहाँ चले गए? मदीना. ठीक है. तो मक्का से मदीना की जो जर्नी है, इस जर्नी को क्या बोला जाता है? हिज्र. HIZRA, हिज्र. क्या बोला जाता है? हिज्र.
और हिजर कब पहुँचे वो याद रखना 622 612 के अंदर तो उन्होंने क्या किया, इस्लाम को इस्टेब्लिश किया, और 622 में उनको मक्का छोड़ के कहाँ जाना पड़ा, मदीना, और ये मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा, उसको क्या बोलते हैं, हिजर। और जब ये पहुँचे तो क्या हुआ, एक नया कैलेंडर स्टार्ट हुआ, उस कैलेंडर को बोला जाता है हिजरी। क्या बोला जाता है, हिजरी। और ये क्वेश्चन अभी देखें ना, आप लोगों को मालूम होगा, एक बहुत बड़े कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा गया कि हिजरी कब चालू हुआ, ये हमको मालूम है 622। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है हिजरी किसने चालू किया, हु स्टार्टेड द कैलेंडर ऑफ हिजरी। तो इसका आंसर देखिए, हिजरी क्या है, मैं आपको पूरा बता देता हूँ कि हिजरी कैलेंडर क्या है। एक नया कैलेंडर चालू हुआ है जिसको बोला जाता है हिजरी, और इसको चालू किया था उमर। उमर वॉज ए खलीफा या कैलिफेट, हिंदी में बोलते हैं इसको खलीफा और इंग्लिश में बोलते हैं कैलिफेट, CLIPHAT। तो मैं अभी आपको पूरा समझा देता हूँ कि हिजरी कैलेंडर क्या है, अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप ध्यान देखते रहिएगा, जो लिखाया जा रहा है ब्लैक बोर्ड पे, जो लिखाया जा रहा है उसको आप स्पीड स्लो करिए और उसको पूरा एज इट इज़ नोटबुक में उतारते रहिए, तो आपका पूरे नोट्स कंप्लीट होते रहेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, इस्लामिक कैलेंडर है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस्लामिक कैलेंडर को क्या बोला जाता है, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है, हिजरी, HIJIRI, हिजरी। हिजरी क्या होता है, हिजरी किसने इस्टेब्लिश किया, उमर। देखो एक आपको टर्म आएगी कैलिफेट, क्या टर्म आई है, कैलिफेट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कैलिफेट टर्म का मतलब होता है कि जब, क्योंकि एक समय है कि उनको किसको शरीर छोड़ना पड़ा, प्रॉफेट मोहम्मद भी मरे हैं, तो प्रॉफेट ने शरीर छोड़ा 632 में, ठीक है। याद रखना 22 का एरिया चल रहा है, 622 हिजरी, हिजर 612 के अंदर इस्लाम इस्टेब्लिश हुआ, 10-10 साल का गैप लेके चलना है। तो 32 में उनकी क्या होगी, डेथ हुई, ही लीव्स हिज बॉडी। तो डेथ हुई, तो उसके बाद जो इस्लामिक एम्पायर था उसको रूल किया, तो एक नया सिस्टम डेवलप हुआ, उस नए सिस्टम को क्या बोला गया, कैलिफेट सिस्टम। तो इसको अभी मैं पढ़ाऊँगा आपको, कैलिफेट सिस्टम। तो इसके अंदर जो कैलिफेट था, फर्स्ट जो कैलिफेट था, तो फर्स्ट कैलिफेट उनका था अबू बकर, ठीक है। सेकंड उमर, थर्ड वॉज द उस्मान एंड फोर्थ वॉज द अली। तो ये 4 नाम आएंगे। तो पहला नाम है अबू बकर, ठीक है, हमको इससे अभी बाद में डिस्कशन करेंगे। तो एक और नया कैलिफेट था सेकंड नंबर वाला, जिसका नाम था उमर। क्या नाम था, उमर। तो कैलिफेट सिस्टम का मतलब हो गया जो इस्लामिक एम्पायर जो था रूलिंग रिलीजियसली, उसको एक्सपांड करने के लिए जो एक नया किंग और जो गवर्नर जो बनाया गया था, उसका नाम था कैलिफेट, और उस कैलिफेट का नाम था उमर। तो इस उमर ने क्या किया, इस कैलेंडर को चालू किया। तो यहाँ पे हमने समझ लिया कैलिफेट सिस्टम, अच्छे से समझाएंगे। तो हिजरी कैलेंडर किसने चालू किया, उमर ने किया। सेकंड टर्म आती है, क्या टर्म आती है कि जैसे हम अपने इंग्लिश में अगर हिजरी को लिखा जाएगा, मान लीजिए लिखा गया 273 हिजरी, तो हिजरी नहीं लिखी इंग्लिश में, इसको कैसे लिखेंगे, AH। जैसे हम लिखते हैं ना AD, अपने वाले कैलेंडर इंग्लिश कैलेंडर के लिखते हैं, हम लिखते हैं 32 23 AD 612 AD। वैसे अगर हिजरी को लिखा जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा, 273 AH। और अभी 622 में चालू हुआ, प्लस कैलकुलेशन करके अभी देखा जाए तो अभी लगभग कौन सा हिजरी आया है, 1400 के आसपास का हिजरी है। तो इसको अभी देखना है। तो क्या करेंगे, इसको इंग्लिश में AH लिखा जाता है। तो वर्ष के हिजरी, तो हिजरी जो ईयर होता है, अपना जो कैलेंडर है ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है, जो इंडियन जो विक्रम संवत जो कैलेंडर होता है, वो कैलेंडर कौन सा है, सोलर। लेकिन जो हिजरी है वो कौन सा है, लूनर, यानी चांद के ऊपर डिपेंड करता है, लूनर और मून। तो मून का जो है ये मून ईयर के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें चांद के जो चांद होता है उसकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग इसका कैलकुलेशन किया जाता है। इसके अंदर कितने डेज़ होते हैं याद रखना, 354 डेज़। कितने डेज़ होते हैं, 354 डेज़ होते हैं।
एक ईयर के अंदर। क्या होते हैं 354 एक ईयर के अंदर होते हैं। इसमें 29 और 30 डेज़ की कितने 12 महीने। तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है पहला महीना कौन सा होगा। सर अपने को 12 महीने रटने नहीं, पहला महीना याद रखना है मुहर्रम। क्या नाम है? मुहर्रम। जो अपने आते हैं ना मुहर्रम, एक फेस्टिवल होता है मुस्लिम लोग भाई लोगों का, तो उसके अंदर आता है। और लास्ट मंथ होता है, फर्स्ट तो हो गया मुहर्रम और 12th जो मंथ होगा उसको बोलते हैं दुल्हिज्जा। दुल्हिज्जा बुक में नाम दिया गया है। ठीक है, ये हिजरी कैलेंडर हो गया है। देखो एक और छोटा नाम और इन्फॉर्मेशन दिया है कि जनरल नॉलेज के लिए आपको एक टर्म आती है ग्रेगोरियन कैलेंडर। क्या बोलते हैं उसको? ग्रेगोरियन कैलेंडर। क्या बोलते हैं? ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर पूछा जा सकता है ग्रेगोरियन कैलेंडर की एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, तो आपको क्या लिखना है? ग्रेगोरियन कैलेंडर किसने एस्टेब्लिश किया? पोप। पोप कौन आता है आपको मालूम है? द हाईएस्ट ऑथोरिटी ऑफ कैथोलिक क्रिश्चियनिटी। कैथोलिक जो क्रिश्चियन होते हैं उनके हाईएस्ट जो होते हैं मठाधीश, बिल्कुल सबसे सुप्रीम क्रिश्चियनिटी के, उनको बोला जाता है पोप। पोप एक नाम था जिनका नाम था पोप ग्रेगरी। क्या नाम था? ग्रेगरी। GRE ग्रेगरी। जो पोप ग्रेगरी 13, पोप ग्रेगरी 13 ने ग्रेगोरियन कैलेंडर का एस्टेब्लिशमेंट किया, बनाया था। और कब किया ये भी ध्यान रखना है, 1582 AD। कब किया? 1582 AD। ठीक है, और आगे देखते हैं हम लोग कि अगर एक और इधर देखा जाए तो इस हिजरी कब चालू हुआ? 622 AD। ग्रेगोरियन हुआ 1582 AD। इसके आगे चलते हैं, ये अपना इस्लामिक कैलेंडर कंप्लीट होता है, हमने हिजरी पढ़ लिया। अब देखो एक छोटी सी थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन मैं आपको पढ़ा देता हूँ इंग्लिश के अंदर, कि उसमें से अगर कुछ समझ में, केवल उसको रीडिंग लगा के आपको समझना है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और बुक क्या कहना चाह रही है। मैं आपको समझा देता हूँ वो जो टर्म हम सब पढ़ रहे हैं। तो देखिए कि अगर कोई भी रिलीजन अगर अपने आप को एग्जिस्ट करना चाहता है, अपने आप को स्टेबल या कंसोलिडेट करना चाहता है स्टूडेंट्स, अगर किसी को भी अपना रिलीजन अगर बनाए रखना है, उसको अलाइव रखना, जिंदा रखना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? जो उस पर बिलीव करते हैं ना, बिलीवर्स जो होते हैं, उनको भी अलाइव होना पड़ेगा। अगर रिलीजन को अलाइव रखना है तो उसके फॉलोवर को भी अलाइव रखना पड़ेगा। फिर तो अगर इनको करने के लिए क्या करना है? उनके बिलीवर्स को अलाइव रखने के लिए क्या करना पड़ता है? 2 काम करने होते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिलीजन अलाइव करने के लिए क्या करना होता है, तो उसके बिलीवर्स, उसके फॉलोवर्स जो हैं उनको क्या करना पड़ेगा? अलाइव होना पड़ेगा। और 2 तरीके से हो सकते हैं। एक तो क्या होगा, उनको बाहर से रक्षा करना, जो बाहर से सिक्योरिटी आती है, सिक्योरिटी फ्रॉम आउटर साइड, बाहर से होने वाले जो खतरे होते हैं उनसे उनकी सिक्योरिटी करना। ठीक है, सिक्योरिटी फ्रॉम आउटर साइड। और सेकंड होता है इंटरनली कंसोलिडेट। इंटरनली कंसोलिडेशन, याद रखना 2 टर्म होती है। आपको भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मान लीजिए आप किसी बहुत बड़े कम्पिटिटिव एग्जाम के इंटरव्यू में बैठे हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि किसी धर्म को जिंदा रखने के लिए क्या करना है, व्हाट यू डू अबाउट टू अलाइव ए रिलीजन इन योर सोसाइटी, तो क्या आंसर होगा कि टू अलाइव ए रिलीजन इन सोसाइटी वी शुड अलाइव, और उसके जो बिलीवर्स हैं या फॉलोवर्स हैं उनको अलाइव होना क्या होती है? ज़रूरी होना चाहिए। और ये कब हो सकता है? जब उनको इंटरनली कंसोलिडेट हो, यानी अंदर से मजबूत हो वो लोग और बाहर से उनकी क्या करें? रक्षा करें। तो बाहर से होने वाले अटैक से उनकी रक्षा और अंदर से उनको मजबूत करना है। तो जब ये डिफेंस और जो अपना जो दोनों तरफ से डिफेंसिव और ऑफेंसिव जो है सिस्टम, उसको मजबूत किया जा सकता है। फिर इसके आगे देखो एक टर्म आती है कि जो प्रोफेट मोहम्मद थे उन्होंने क्या किया?
कि प्रॉफेट मोहम्मद ने एक पॉलिटिकली सिस्टम को डेवलप कर लिया। ही स्टार्टेड ए रिलीजियस कम्युनिटी उम्मा वॉज ए रिलीजियस कम्युनिटी। उनकी जो टीचिंग्स थी वो पूरी रिलीजन के ऊपर बेस्ड थी, लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया स्टूडेंट्स, एक पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन उन्होंने एस्टेब्लिश कर दिया। उन्होंने पॉलिटिकल जो मेथड्स थे उनको अप्लाई कर दिया। तो क्या हुआ, इसके आगे हम देखते हैं। आपने समझ लिया कि हाउ टू अलाइव ए रिलीजन इन आवर सोसाइटी। तो रिलीजन को अलाइव रखने के लिए हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी फ्रॉम आउटर साइड एंड इंटरनली कंसोलिडेशन। नीचे देखिए प्रॉफिट ने क्या किया। पहले वो थे रिलीजियस प्रीचर, यानी एक रिलीजन को प्रीच करते थे, यानी रिलीजन को लोगों को फैला रहे थे कि मैं अल्लाह का वो हूँ, मैसेंजर हूँ और मेरे को ये नॉलेज मिला है, हमको ये करना है, सब कुछ ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक पॉलिटिकल व्यवस्था कर दी, यानी उन्होंने एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन या पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप कर दिया, ठीक है। तो प्रॉफिट रिलीजियस से क्या बन गए अब, या पॉलिटिकल लीडर। देखना कैसे चेंजेस आ रहे हैं आप लोग। अब ये कैसे पॉसिबल हुआ कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सर वो तो अभी भी रिलीजियसली अपने आप को बता रहे थे। तो स्टूडेंट्स रिलीजन के अंदर क्या होगा, सारे आपके रिलीजन के लोग होंगे। यही होता है ना रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के अंदर कि सारे आप ही के रिलीजन के लोग होते हैं। बट यहाँ क्या हुआ, उन्होंने पॉलिटिकल लीडर हो गए। इसका मतलब इसमें क्या हो गया, अदर रिलीजन के लोग भी क्या हो गए, शामिल कर लिए। उन्होंने क्या किया, अदर रिलीजन के लोगों को भी शामिल कर लिया। अब जो कम्युनिटी थी, अब कम्युनिटी क्या हुई, उम्मा जो एक रिलीजियस कम्युनिटी, देखना बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है। उम्मा क्या थी, एक रिलीजियस कम्युनिटी। अब उन्होंने क्या किया, इस रिलीजियस कम्युनिटी के अंदर जो इस्लाम है, जो मुस्लिम लोग नहीं, उनको भी क्या कर लिया स्टूडेंट्स, उन्होंने इसमें जोड़ लिया। तो इसके अंदर क्या हुआ कि मदीना में जो पहले कौन थे, पॉलीथिस्ट। मैंने एक टर्म बताई थी आप लोगों को, पॉलीथिस्ट, POLYTHEIST। पॉलीथिस्ट का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा भगवान में बिलीव करता है। बहुत ज़्यादा भगवान में बिलीव का मतलब कि एक ही भगवान में बहुत ज़्यादा बिलीविंग नहीं है। उनका बिलीविंग क्या है स्टूडेंट्स, कि दे बिलीव इन मैनी गॉड्स, उनको बोला जाता है पॉलीथिस्ट। दे बिलीव इन मैनी गॉड। तो मदीना जो था वहाँ पर क्या है, सब लोग कौन थे, जो पॉलीथिस्ट थे। प्लस वहाँ पर कौन से लोग थे, जू लोग थे, यहूदी जिनको बोला जाता है हिंदी में जू। तो जूस बहुत ज़्यादा वहाँ पे थे और पॉलीथिस्ट लोग थे। तो उन लोगों को क्या किया, अपनी कम्युनिटी उम्मा के अंदर लाने के लिए उन्होंने ओपन कर दिए सारे गेट। किसके लिए, इन लोगों के लिए। अब ये लोग इजीली किस में आ सके, उम्मा कम्युनिटी में जुड़ गए। तो उम्मा कम्युनिटी में जुड़ गए तो जूस आ गए और पॉलीथिस्ट आ गए, सम क्रिश्चियंस भी उनमें इन्वॉल्व हो गए, जो मुस्लिम थे वो भी इन्वॉल्व हो गए। तो यहाँ से ये उम्मा क्या हो गई, एक रिलीजियस कम्युनिटी से किस में चेंज हो जाती है, पॉलिटिकल कम्युनिटी में। तो नाउ ही इज़ ए नॉट ए रिलीजियस प्रीचर ओनली, नाउ ही बिकेम ए पॉलिटिकल लीडर ऑल्सो। वो अब एक पॉलिटिकल लीडर भी बन चुके थे। अब उन्होंने क्या किया कि अपने रिलीजन के अंदर कुछ उन्होंने चेंजेस करना स्टार्ट किया। वो चेंजेस क्या थे, जैसे कि उन्होंने कुछ टैक्सेस इम्पोज किए। एक ज़कात करके टैक्स आता है, खैरात करके टैक्स आता है, जो टैक्स लगता है खैरात, ज़कात, ये सब टैक्सेस चले। उन्होंने फास्टिंग को क्या किया, अपने उसके अंदर बनाया, नेसेसरी किया, उन्होंने कंपलसरी किया उसके अंदर। और क्या करते थे, अब उनका जो पैसा कैसे कलेक्शन होता था, तो ज़कात और खैरात या अलग अलग टैक्सेस जो उन्होंने इम्पोज किया। अब देखो इकोनॉमी बता रहे हैं। अब चलते हैं इसको मिटा के मैं आपको बता देता हूँ कि जो उन्होंने पॉलिटिकल जो एक इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश किया, एक पॉलिटिकल उन्होंने डेवलपमेंट किया था, उसके बारे में उन्होंने बताया है। अब इसकी इकोनॉमी पढ़ते हैं कि उनके अंडर में इकोनॉमी कैसी चलती थी प्रॉफिट के अंदर में। तो उन्होंने क्या किया, प्रॉफिट ने इकोनॉमी चलाने के लिए, ठीक है, इकोनॉमी के लिए उन्होंने क्या किया, इम्पोज टैक्सेस, कुछ टैक्स इम्पोज किए। कुछ जो चले आ रहे थे उनको कंटिन्यू किया, जैसे ज़कात जो एक टाइप का रिलीजन बेस्ड हो गया। जिजिया जो अदर लैंग्वेज, जो अदर
लोग हैं, अदर रिलीजियस पीपल हैं जो दूसरे रिलीजन में बिलीव करते हैं, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए उन पर जिजिया लगता था। एक लगता है खैरात, क्या लगता है, खैरात, ये भी एक टाइप का टैक्स हो गया। अभी हम इसको खैरात को एक भीख बोलते हैं, हिंदू वाले लोग क्या बोलते हैं इसको, भीख। भीख देते हैं ना कि भीख में नहीं चाहिए मेरे को, तो खैरात में नहीं चाहिए, बट खैरात वाज ओनली ए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है खैरात क्या, तो टाइप ऑफ टैक्स इन द इस्लामिक लैंड। तो क्या हुआ, उनका पहला इकोनॉमी कैसे चलता था, उनके पास पैसा आता था टैक्सेस से। फिर उन्होंने क्या किया, उनके जो लोग होते थे वो क्या करते थे, लूट करते थे, छापे मारते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाके वहाँ पर क्या करते थे वो लोग, रॉबरीज करते थे और कैंपेन चलाते थे दूसरे स्टेट के ऊपर, दूसरे जो मर्चेंट होते हैं उनके गांवों के ऊपर। तो वहाँ से जो कलेक्शन होता था उससे भी इनके पास पैसा आता था। अब ये जो छापे मारने से क्या हुआ, जो मक्का के जो लोग थे और मदीना के जो लोग थे उनके बीच में क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट्स आने स्टार्ट हो गए। अब ये लोग क्या करेंगे, अभी इनको पैसा चाहिए, तो इन लोगों ने क्या किया, ये कैंपेन चलाया फ्रॉम मक्का टू मदीना। मक्का के लोग कहाँ किए, मदीना पे किए, और मदीना वाले कर रहे हैं मक्का पे। तो इनके बीच में, कम्युनिटी के बीच में क्या होने लगे, कॉन्फ्लिक्ट्स आने लगे। अब ये कॉन्फ्लिक्ट इतने बढ़ गए कि धीरे धीरे इनके बीच के अंदर डिस्टेंस बढ़ता गया और फाइनली क्या होने लगा, मक्का से उनको छोड़कर कहाँ जाना पड़ा, मदीना जाना पड़ा। तो इसके बाद क्या हुआ कि नाउ ही बिकेम ए पॉलिटिकल लीडर ऑल्सो, नॉट ओनली ए रिलीजियस प्रीचर बट ऑल्सो ए पॉलिटिकल लीडर। तो पॉलिटिकल लीडर था, तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, एक नया कंडीशन डाल दिया। पहले उम्मा के अंदर क्या थे, हमने देखा अभी उम्मा के अंदर कि जो नॉन रिलीजियस पीपल है, नॉन बिलीवर लोग हैं, उनको भी क्या किया, एंट्री था। बट अब उन्होंने कह दिया कि पहले अगर आपको उम्मा में अपने आप को एंट्री लेना तो क्या करना पड़ेगा, रिलीजन में कन्वर्जन करना पड़ेगा। आपको रिलीजन में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब आपको क्या बनना पड़ेगा, अगर आपको उम्मा कम्युनिटी में आना है, आपको इन सारे टैक्सेस से बचना है, आपको खूब सारी सुविधाएं लेनी, तो आपको क्या बनना पड़ेगा, मुस्लिम बनना पड़ेगा। नाउ यू हैव टू बी ए इस्लामिक पीपल। सो इस्लामिक पर्सन बनने के लिए उन्होंने टाल दिया। अब धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो एक्सपांशन था धीरे धीरे खूब सारे लोगों ने उनका इतना इफ़ेक्ट था, उनका इतना जो प्रॉफिट का जो इतना प्रभाव बहुत ज़्यादा एक्सपांड होने लगा था। तो उस इफ़ेक्ट के कारण क्या हुआ, खूब सारे लोगों ने अपने आप को कन्वर्ट करके किस में ले लिया, इस्लाम में आ गए। तो इस्लाम में आए तो धीरे धीरे इनका एक्सपांशन होता है, और एक्सपांशन पूरा जो अरेबिक कंट्री है इस अरब तक इनका एक्सपांशन हो जाता है। अब देखो एक टर्म और आती है, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि दो क्वेश्चन इससे बनते हैं अगली लाइन से जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप ये देखें इकोनॉमी कैसे है और कैसे उन्होंने अपने आप का जो पहले उन्होंने क्या किया कि उम्मा कम्युनिटी के अंदर सब लोगों को एंट्री थी, बट अब धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, अपना जो एक्सपांशन होता गया तो उनको लगा कि अब इनको रिलीजियसली भी हमको कन्वर्ट करना चाहिए, तो उन्होंने रिलीजियसली कन्वर्जन भी चालू कर दिया। तो जिसको एंट्री लेनी है उम्मा में उसको क्या करना पड़ेगा, मुस्लिम बनना पड़ेगा। एक टर्म आती है एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ इस्लामिक एम्पायर क्या थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट वाज द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ इस्लामिक एम्पायर, तो इट वाज द मदीना। ठीक है, और क्या हुआ, मक्का क्या, आप सर पूछेंगे यार कि सर ये मक्का क्या है, मक्के में क्या हुआ, तो मक्का जो है वो क्या बन गया, उनका रिलीजियस सेंटर बन गया, क्योंकि पहले मक्का में ही था ना काबा, मक्का में क्या था, काबा था, और काबा एक जैसे थी, जहाँ पर क्या प्रोहिबिशन था, मक्का में भी प्रोहिबिशन क्या था, नो वायलेंस एंड प्रोटेक्शन टू द प्रोटेक्शन लोगों को मिलता था और कोई वायलेंस नहीं था। तो मक्का से काबा सब कुछ रिलेट होने के कारण क्या हो गया, उनका रिलीजियस सेंटर बन गया, और मदीना क्या बन गया, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल बन गई। फिर इसके आगे चलते हैं स्टूडेंट्स हम, एक टर्म आती द रूलिंग ऑफ कैलिफेट। कैलिफेट हो गया सिविल वॉर
एंड द मेकिंग ऑफ द सोसाइटीज़। अगला टॉपिक आता है खलीफेट्स, द रूलिंग ऑफ खलीफेट्स, खलीफाओं का शासन हिंदी में बोला जाए तो मैंने अभी आपको एक छोटा सा ब्रीफ इसका इंट्रोडक्शन करवाया था कि हु वर द खलीफेट्स। तो खलीफेट्स कौन थे? खलीफेट्स तो द डिसेंडेंट्स ऑफ prophet blamed for ruling of Islamic empire, and those who got known as कैलिफेट्स। रट लेना कि प्रॉफिट के जो डिसेंडेंट्स थे उनसे कोई भी टाइप का रिलेशन उनका था, चाहे उनका भतीजा हो, चाहे उनका दामाद हो, सन इन लॉ हो, कुछ भी हो, उनका बेटा हो, नेफ्यू हो, कुछ भी हो, उन्होंने क्या किया कि अपने आप को बोला कि नहीं, अब प्रॉफिट तो चले गए हैं लेकिन अब रूलिंग हमारे पास होनी चाहिए क्योंकि हम उनके डिसेंडेंट्स हैं। और उन्होंने ये एक कंडीशन बताई, उन्होंने एक थ्योरी डाली, एक प्रिंसिपल दिया कि जो प्रॉफिट का डिसेंडेंट है या उनसे कोई भी रिलेटिव है तो उसके पास जन्मजात उसके पास एक पावर है रूलिंग करने का। उसको क्या मिला हुआ है? एक ऑटोनॉमी मिला हुआ है। तो ये कैलिफेट सिस्टम हो गया। अब देखो क्या हुआ, एक स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ कि 632, मैंने बताया था ना आपको 632, तीन याद रखने आपको, 612, 622 और 632। 612 में क्या हुआ स्टूडेंट्स? 612 इस्लाम एस्टेब्लिश i.e. 622 मक्का टू मदीना हिजर, और 632 डेथ ऑफ प्रॉफिट। तो 632 के अंदर उनकी डेथ हो गई, लेकिन उसके बाद उनका कोई भी सक्सेसर बने या कोई भी अगला प्रॉफिट होने का किसी ने कोई ब्लेम नहीं कर सकता था, कोई क्लेम ही नहीं कर सकता था कि आई एम द नेक्स्ट प्रॉफिट ऑफ द इस्लाम। ठीक है, अब इसके क्या हुआ, किसी ने कोई क्लेम नहीं किया कि मैं अगला प्रॉफिट हूँ। अगर कोई कर देता तो उसके पास सारा पावर चला जाता, लेकिन किसी ने क्लेम किया ही नहीं क्योंकि उनको मालूम था कि कोई हमारे पास लीगली प्रूफ नहीं है। तो फिर क्या हुआ, जो रूलिंग था वो किसके पास चला गया? रूलिंग ट्रांसफर्ड टू उम्मा कम्युनिटी। जो रूलिंग था वो किसको दे दिया गया? उम्मा को दे दिया गया। अब उम्मा ने क्या किया, अब ये नए उन्होंने नए काम किए कि उम्मा को दे दिया, अब उम्मा अपने हिसाब से गवर्न कर रहा है। तो उनके बीच में भी क्या हो गए? कॉन्फ्लिक्ट्स इकट्ठे हो गए। जो अलग अलग मुस्लिम्स थे उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए। फिर अब इस कॉन्फ्लिक्ट के चक्कर में एक नया इंस्टीट्यूशन, एक नया मैनेजमेंट, एक नया देखा जाए एक नई व्यवस्था बनी। उस मैनेजमेंट का नाम क्या था? उम्मा को जब ट्रांसफ़र कर दिया गया तो उनके बीच में सोसाइटी थी, जो मुस्लिम्स थे, जो हायर लोग थे, जो सुपीरियर लोग थे, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे। और उन कॉन्फ्लिक्ट्स का एक रिज़ल्ट क्या था? द फॉर्मेशन ऑफ कैलिफेट सिस्टम। किसका परिणाम थी? कॉन्फ्लिक्ट्स का बिटवीन द उम्मा कम्युनिटीज़, सुपीरियर पीपल। अब क्या हुआ कि अब अपने आप को वो नया प्रॉफिट तो कह नहीं सकते थे, उनके पास कोई लीगली प्रूफ नहीं था कि जैसे कि प्रॉफिट ने बोला हो कि ही विल बी द नेक्स्ट प्रॉफिट और ही शुड बी, ऐसा उन्होंने कोई बोला नहीं था, किसी के पास कोई प्रूफ नहीं था। तो उन्होंने क्या बोला कि अगर हम प्रॉफिट नहीं बन सकते, हम उनका रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं। तो एक टर्म आती है, हु वर द कैलिफेट्स। तो एक कैलिफेट कौन थे? अब इन्होंने क्या बोला है कि खलीफा कौन लोग थे? द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रॉफिट। कौन थे स्टूडेंट्स? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रॉफिट। जो प्रॉफिट थे उनके क्या बन गए? ये रिप्रेजेंटेटिव बन गए।
यानी अब वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वी आर द नॉट प्रॉफिट, वी आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रॉफिट। और जैसे ही उन्होंने बोला, उन्होंने क्या कर लिया? अपने आप में क्या ले ली? स्नेच द पावर ऑफ रूलिंग। उन्होंने सारा पावर ले लिया अपने पास रूलिंग, क्योंकि हम क्या हैं? प्रॉफिट के रिप्रेजेंटेटिव हैं। और रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते क्या है कि जो भी सब, जैसे कि मैंने किसी को बोल दिया, किसी एक स्टूडेंट को बोला कि जाओ नीचे से जाकर एक मार्कर पेन ले आओ, तो मेरा रिप्रेजेंटेटिव बन के गया है, तो वो वहाँ से मार्कर पेन ला सकता है, क्योंकि मैंने उसको रिप्रेजेंटेटिव बनाया है। तो सिमिलरली उन्होंने क्या बोला कि वी आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रॉफिट, सो वी हैव, और हमारे पास भी पावर होना चाहिए जो प्रॉफिट के पास पावर था। तो बस, तो ये बन गए। एक नाम आता है जिसको बोला जाता है सोसाइटी का जो क्या लीडर बन गए, अमीर अल मोमिनीन। ये टर्म याद रखनी है आप लोगों को। क्या है? कैलिफेट कौन थे? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ खलीफा। तो इनका नाम है अमीर, AMIR UL उल मोमिनीन। अमीर उल मोमिनीन का मतलब द लीडर ऑफ सोसाइटी। कौन सी सोसाइटी थी? उम्मा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नाम याद रख लीजिए आप जो कैलिफेट्स थे। क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है कि हु वॉज द फर्स्ट खलीफा, हु वॉज द सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। तो 4 नाम याद रखने हैं आप लोगों को। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है इनको सीरीज में जमाओ, तो ये सीरीज में जमाने वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट वॉज द अबू बकर, ABUBAKR, अबू बकर वॉज द फर्स्ट कैलिफेट। सेकंड वॉज द उमर, जिसका नाम हमने सुना था ना, जिसने हिजरी कैलेंडर चालू किया, वो उमर। थर्ड वॉज द उस्मान। कौन था थर्ड? उस्मान। एंड फोर्थ वॉज द, सॉरी, थर्ड वॉज द उस्मान, यस, थर्ड वॉज द उस्मान एंड फोर्थ वॉज द अली। तो अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। अबू बकर वॉज द फर्स्ट खलीफा, सेकंड वॉज द उमर, थर्ड वॉज द उस्मान एंड फोर्थ वॉज द अली। ये क्वेश्चन खूब सारे कंपटीशन एग्ज़ाम में भी पूछा गया है कि हु वॉज द फर्स्ट खलीफा, हु वॉज द सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, और इनको सीरीज में जमाना है। तो फर्स्ट अबू बकर याद रख लिए, वापस बता रहा हूँ। सेकंड वॉज द उमर, थर्ड वॉज द उस्मान एंड फोर्थ वॉज द अली। अब मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ कि अबू बकर कौन था, कि फर्स्ट वॉज कौन। अब इन्होंने क्या किया, जो चारों थे इन्होंने क्या किया, अपना बहुत क्लोज रिलेशन बताया। हमने बताया था ना कि इनके जो बिल्कुल रिलेटिव थे प्रॉफिट के, वो क्या बन गए, क्या बन गए, वो कैलिफेट बन गए। तो इनका बहुत क्लोज रिलेशन बताया इन्होंने प्रॉफिट के साथ, और प्रॉफिट के साथ बहुत क्लोज रिलेशन बताया, और उन्होंने अपने आप में पावर ले ली। पावर आने के बाद इनकी केवल 2 काम थे, याद रखना। व्हाट वर द 2 वर्क्स ऑफ द कैलिफेट्स? पहला काम था कि जो कबीले थे उनके ऊपर कंट्रोल करना है, कबीलों के ऊपर क्या करना है, कंट्रोल करना है। दूसरा क्या मेन काम था, जो रूलिंग है, जो किंगडम है, जो एम्पायर है या स्टेट, इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, रिसोर्सेज इनको इकट्ठा करने हैं। क्या करने हैं इनको? पहला तो कबीलों के ऊपर कंट्रोल करना है, सेकंड इनको क्या करना है, रिसोर्सेज इकट्ठा करने टू गवर्न और डेवलप द स्टेट। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या हुआ कि खूब सारे कबीलों को जोड़ के रखा था, तो ये एक माला बना लेते हैं हम लोग। तो क्या हुआ कि एक माला थी, तो इनको जोड़ रखा था प्रॉफिट मोहम्मद ने। जैसे प्रॉफिट मोहम्मद होते तो कुछ मोती इससे बिखर बिखर कर क्या हो गए,
अलग निकल गए। तो खूब सारे अलग अलग निकलते गए इससे, कुछ रह गए, कुछ कबीले इनके साथ जुड़े रह गए उम्मा कम्युनिटी में, और कुछ लोग क्या किया, इनको छोड़ छोड़ कर चले गए। और खूब सारे लोगों ने तो अपने आप को पैगंबर बना दिया। जो लोग ओरिजिनली थे, कैलिफेट जो थे, उन्होंने तो अपने आप को क्या बताया, प्रॉफिट का रिप्रेजेंटेटिव बताया। बट जिन्होंने अपने आप को उस उम्मा कम्युनिटी से अलग कर लिया, उन्होंने बोला कि वी आर द न्यू प्रॉफिट ऑफ द इस्लाम, हम इस्लाम की क्या है, न्यू प्रॉफिट होते हैं। जैसे इंडिया के अंदर क्या हुआ कि जब बाहर से जो सल्तनत आई थी इंडिया के अंदर, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक ये सब जो लोग आए थे, तो उन लोगों ने धीरे धीरे जाके अपने आप को क्या कर दिया, नया सुल्तान घोषित कर दिया। सुल्तान जो था उस समय कैलिफेट जो थे। देखो हम जब इस्लामिक एम्पायर पढ़ रहे हैं तो आपको एक बता देता हूँ कि हम 3 चीज़ पढ़ रहे हैं इसके अंदर। क्या पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स कि पहला क्या है, प्रॉफिट का जो रूलिंग था, उसके बाद एक नया सिस्टम आया जिसको बोला कैलिफेट, और कैलिफेट जब ख़त्म हुआ तो सल्तनत चालू हुई है। क्या चालू हुई है, सल्तनत। इसी सल्तनत ने इंडिया के अंदर रूलिंग किया है फ्रॉम 1206 टू 1526 तक, ये इंडिया का इसका रूलिंग था। तो इंडिया के अंदर 300 सालों तक क्या रही, सल्तनत रही। तो सल्तनत का मीनिंग होता है कि इसका जो सबसे टॉप मोस्ट जो आदमी होगा वो होगा सुल्तान। सुल्तान से क्या बनती है, सल्तनत। तो खूब सारे लोग पहले तो जो खलीफा थे, जो अरबियन, जो सऊदी अरब, कुवैत, यहाँ बैठे हुए लोग थे, उनको मानते थे सुल्तान। लेकिन बाद में धीरे धीरे जब टाइम चेंज होता गया तो क्या हो गया, ये खुद ही सुल्तान बन बैठे। तो इसी प्रकार वहाँ क्या हुआ, जो कबीला इस ग्रुप से निकले थे उम्मा कम्युनिटी से, उन कबीलों ने क्या कर दिया, अपने आप के खूब सारे लोगों ने अपने आप को नया प्रॉफिट बना दिया। तो ये चेंज होता रहता है, कभी कभी लोग जो अलग होते जाते हैं अपने आप को सुप्रीम मानने लग जाते हैं। तो फर्स्ट जो खलीफा था अबू बकर, उसने क्या किया, ऐसे खूब सारे लोगों को ख़त्म किया, डिमोलिश किया जिन्होंने अपने आप को प्रॉफिट बना लिया। सेकंड जो था उमर, उसने अपने आप को एक्सपांड किया। फर्स्ट का याद रखना, उमर ने, अबू बकर ने क्या किया, रट लेना है, क्या किया ये देखना। 3 सिस्टम पढ़ेंगे हम, प्रॉफिट पढ़ लिया हमने, रूलिंग, कैलिफेट हम पढ़ रहे हैं, फिर आएगी सल्तनत। तो अबू बकर ने क्या किया, जो ऐसे जो लोग थे इनको डिमोलिश किया। सेकंड वॉज द उमर ने क्या किया, एक्सपांड किया अपने आप को। और जो लूट की जो राशि होती है जिसको बोला जाता है गनीमा, याद रखना, गनीमा, जो लूट से जो हमको क्या मिलती है, मनी मिलती है, उसको बोल जाता है गनीमा, उसको लूटा। और फिर स्टूडेंट्स इसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने 2 याद रखना आपको, 2 नाम और आएंगे, बाइजेंटाइन एम्पायर और ससेनियन एम्पायर। तो बाइजेंटाइन, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उस समय क्या हुआ, अगर हम ड्रॉ करें मैप तो ये वाला ड्रॉ होता है, ये हमारा इंडिया, ये ऐसा बनता है। तो यहाँ पर ये सब कुछ चल रहा था इस वाले एरिया में। तो यहाँ पर 2 और रूलिंग थी, एक तो था बाइजेंटाइन एम्पायर, बाइजेंटाइन एम्पायर, ये किसको सपोर्ट करता था, क्रिश्चियनिटी को, ठीक है। और दूसरा था ससेनियन एम्पायर, ये किसको सपोर्ट करता था, जू रिलीजन को, या इसको बोल सकते हैं हम जो पर्शिया था, ईरान जो था, प्रेजेंट का ईरान, उस समय का पर्शिया, तो वहाँ पर थे। तो अब ये लोग हो गए इस्लामिक लोग, और यहाँ पर आ रहे हैं 2 अलग अलग रिलीजन, तो इनके बीच में क्या होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, और जो वॉर होगी, इन वॉर को बोला जाएगा क्रूसेड्स। तो क्रूसेड्स वर द रिलीजियस वॉर। अब देखते हैं स्टूडेंट्स आगे क्या होता है कि अब इन्होंने एक्सपांशन किया तो अलग अलग वॉर लड़ने पड़ेंगे, क्योंकि पहले मक्का और मदीना तक ही लिमिटेड थे। कहाँ पर ही लिमिटेड थे, ये कहाँ तक लिमिटेड थे, ये मक्का और मदीना में इन्होंने अपना एम्पायर स्टार्ट किया। फिर एक्सपांड होते होते ये अरब था पूरा, उसको एक सीज कर लिया, अपने पास ले लिया। अभी और एक्सपांशन बाकी था। तो जो फर्स्ट खलीफा था क्या था, 637, सॉरी सेकंड खलीफा,
637 to 42। कौन था? उमर। इसने अपना एक्सपांशन इतना किया कि मात्र 5 साल, ओनली 5 years, उसने क्या कर लिया? सीरिया, इराक, ईरान, इजिप्ट को किसके अंडर में लिया है? ये मदीना। मदीना इनका क्या था? एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल था। तो इसको किसके अंडर में लिया है? सीरिया, इराक, ईरान और इजिप्ट। तो अभी हम देखते हैं ये सब इस्लामिक कंट्रीज़ है, कैसे बनी। उमर जो खलीफेट्स था उसने अपना एक्सपांशन किया, इतना मारा, कन्वर्जन किया, सब कुछ किया, इसलिए क्या बन गई? अरब एम्पायर के अंडर में आ गई। एक इन्होंने बोला है कि आफ्टर द डेथ ऑफ 10 साल के बाद, किसकी डेथ के बाद? प्रॉफिट की। 10 years यानी 642 अप्रॉक्स। ठीक है, इनका जो एम्पायर था वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया था? अगर हम इसको ड्रॉ करें तो आपको मैप जो दिखेगा वो ऐसा दिखता है। ठीक है, ये अपना इंडिया, ये श्रीलंका में बना देता हूँ, और नीचे यहाँ आता है साउथ अफ्रीका। अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका नीचे वाला पार्ट। तो स्टूडेंट्स देखना, यहाँ पर इनका पूरा एम्पायर था और यहाँ पर इजिप्ट है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना बड़ा एरिया किसके अंडर में था? इस्लामिक एम्पायर में। तो इसके लिए क्या बोला गया है कि आफ्टर द डेथ ऑफ प्रॉफिट इन द ड्यूरिंग द 10 years, 10 साल के अंदर 642 के अंदर उनका नाइल रिवर से, कौन सी? नील नदी से कहाँ तक? ऑक्सस रिवर। ऑक्सस रिवर बहती अफ़गानिस्तान के अंदर। अफ़गानिस्तान यहाँ पड़ता है बिल्कुल साउथ पार्ट में। तो इतना बड़ा एम्पायर उनका, सब कुछ क्या हो गया था? इस्लामिक एम्पायर के अंडर में आ चुका था। खूब सारे अलग अलग नाम आते हैं। सभी खलीफा जो थे उन्होंने क्या किया? अपना नया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चालू किया। उनके नाम हैं अमीर, उनका जो गवर्नर होता था उसको, उनके जो नए एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम थे उसको पढ़ लीजिए। एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, इसका फर्स्ट जो था, अमीर को बोला जाता है गवर्नर। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम चेंज किया, अमीर हो गया गवर्नर। जो कबीलों का जो हेड था, कबीलाज हेड या हेड ऑफ कबीला, हेड ऑफ कबीला, QABILA, कबीला। कौन था हेड ऑफ कबीला? उसको बोला जाता है अशरफ। अशरफ, ठीक है, नाम याद रखने आप लोगों को। AMIR, अमीर, गवर्नर, हेड ऑफ कबीला अशरफ। सेंट्रल जो ट्रेजरी थी, याद रखना इसका नाम होता है सेंट्रल ट्रेजरी। अपने इंडिया के अंदर सेंट्रल ट्रेजरी है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो उस समय भी एक सेंट्रल ट्रेजरी था, उस ट्रेजरी को बोला जाता है बेत अल माल, BAITALMAL, बेत अल माल। तो जिसमें माल रखा जाता है उसको बोला जाता है बेत अल माल। तो ये सेंट्रल ट्रेजरी को पैसा किससे मिलता था? बेत अल माल को। एक तो इनको जो टैक्सेस मिलते थे, जैसे हमने टैक्सेस देखे थे ना, ज़कात, खैरात, वो सब उनसे। और दूसरा, जब ये लूट के जो कैंपेन चलाते थे, इन कैंपेन से भी इनको जो पैसा आता था वो यहाँ पे आता था। तो बेतल माल को पैसा मिलता था इससे। देखो, फिर एक टर्म आती है अता। क्या होती है अता? अब क्या होगा कि जो आर्मी वाले लोग हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन वाले लोग हैं, उनको जो लूट का जो पैसा मिलता था, लूट का जो मनी होता था, बूटी जिसको बोला जाता है, बूटी। क्या बोला जाता है? BOOTY, बूटी। लूट का जो मनी है, ठीक है। जो बूटी था वो किन किन लोगों में बढ़ता था? एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, या किंग, रूलर, और जो सिपाही जो थे या आर्मी के जो लोग, सोल्जर थे, ठीक है, इसमें बढ़ता था। इनको क्या होता था? हर मंथली इनकम मिलती है, जिनको हम तनख्वाह हिंदी में कहते हैं। उस समय क्या, हिंदी में भी नहीं कहते, तनख्वाह एक अलग वर्ड है।
वेतन हिंदी में बोला जाता है, इंग्लिश में हम सैलरी बोलते हैं। तो इनको मंथली इनकम मिलती थी, उसको बोला जाता है अता, ATA, अता। याद रखना, अता, अशरफ, बेत अलमाल, अमीर, ये सब नाम आपको याद रखने हैं। मैंने एक टर्म बताई थी आपको, खराज। खराज वॉज द एग्रीकल्चर टैक्स, याद रखना, खराज वॉज द एग्रीकल्चर टैक्स। और जिजिया, JIYA, जिजिया क्या था? ए टैक्स और द टैक्स फॉर प्रोटेक्शन, टैक्स फॉर प्रोटेक्शन टू द नॉन इस्लामिक पॉपुलेशन। जो जनता इस्लामिक नहीं थी, क्योंकि उसके अंदर बाइजेंटाइन एम्पायर भी था, तो उसमें क्रिश्चियन लोग भी थे, और उसके अंदर पर्शियन लोग भी थे, जो पारसी थे, पर्शियन लोग भी थे, और जो नॉन इस्लामिक जो लोग थे, जो इस्लाम में बिलीव नहीं करते थे, उनको अब था इस्लामिक एम्पायर। तो अब इस्लामिक एम्पायर तो राजा भी कौन हो गया? इस्लामिक आदमी हो गया, और नॉन इस्लामिक लोगों को सिक्योरिटी क्यों देगा? हम अपने रिलीजन के वाले लोगों को देंगे। तो उन लोगों ने भी उन लोगों को सिक्योरिटी दी, और इस सिक्योरिटी के बदले वो क्या करते थे? टैक्स लगाते थे। उस टैक्स को बोला जाता है जिजिया। यही जिजिया इंडिया में चल के क्या बन गया? जजिया। तो ये जजिया इंडिया में जिजिया बन गया। अगले साल हम पढ़ेंगे तो जिजिया टैक्स यहाँ से है। टैक्स फॉर प्रोटेक्शन